बैड एस रवि कुमार, रियली। आई मीन इससे ज़्यादा बैड एस एटीट्यूड तो हिमेश रेशमिया का म्यूजिकल रियलिटी शोज को जज करते हुए लोगों ने देखा हुआ है, पर ये बैड एस एटीट्यूड इस फिल्म में तो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। मुझे बस समझ में आ रहा है कि शायद वो किसी जिद पर अड़े हुए हैं कि वो ऑडियंसेस को कन्विंस करना चाह रहे हैं कि ऑडियंसेस उनको एक्सेप्ट कर ले एज एन एक्शन हीरो। ठीक है भाई, हम कर लेंगे, बट आप उसके लिए काम तो कीजिए। मुझे तो उनके पैर तक ऊपर उठते हुए इन द फाइट सीन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। डायलॉग्स, भारी भरकम डायलॉग्स डिलीवर करने के लिए मुंह भी ठीक से खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस फिल्म का म्यूजिक आप कह सकते हैं कि चलो अच्छा है, बट ये भी नहीं है कि हिमेश रेशमिया हम जानते हैं he is you know kind of legendary music composer, एंड हमने उनको एज अ सिंगर भी एक्सेप्ट किया है, बट नॉट दैट कि ये इस फिल्म का म्यूजिक जो है वो उनका अभी तक का बेस्ट म्यूजिक है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन म्यूजिक वो अब तक दे चुके हैं। इस फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो आफतों के दौर में जो गाना है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। पर्सनली सबके अपने अपने ओपिनियंस और पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मतलब कोई इंसान फिल्म बनाता है, एक तो वो एकदम पैशन से बनाता है कि भाई वो उस कहानी को इतना मतलब जी रहा है, या उस किरदारों को जिंदा करने के लिए पर्दे पर ऑडियंसेस के सामने लाने के लिए इतना उत्सुक है, उसने उसके ऊपर इतना काम किया, इतनी मेहनत करी है कि बस उसने उस पैशन में उस फिल्म को क्रिएट किया है। एक तो ये होता है, तो ऐसा तो कोई पैशन मतलब अगर होता तो वो दिखता भाई, जैसे एनिमल में दिखता है। लॉजिक ऑप्शनल कहा जा रहा है कि यहाँ पर लॉजिक ऑप्शनल है और लॉजिक मत लगाइए, यहाँ पहले ही ऑडियंसेस को डिस्क्लेमर दिया जा रहा है बड़ा बड़ा, लॉजिक ऑप्शनल है। ठीक है भाई, लॉजिक ऑप्शनल होती है, बड़ी बड़ी मतलब सबसे लॉजिक ऑप्शनल वाली मूवी तो मुझे लगता है एनिमल है। ऑडियंसेस को कैप्टिवेट कर दिया फिल्म में, तो हुआ जो भी हुआ, स्टोरी हमने देख ली, ऑडियंसेस स्क्रीन से नज़र हटा नहीं पाई। मानते हैं होती है ऐसी, बहुत सारी फिल्में होती है। लेटेस्ट हमने एनिमल देखी है जो एकदम कैप्टिवेटिंग थी, लॉजिक ऑप्शनल। बट यहाँ पर हम लॉजिक ऑप्शनल भी रख दे तो फिर भी हम करें क्या एज एन ऑडियंस? हम क्या करें? हम यू नो क्या देखे? एक ऐसे एक्टर को देखे जो मार रहा है किसी को और उसके पैर तक नहीं उठ रहे हैं, जिसका डायलॉग बोलने के लिए मुंह तक नहीं खुल रहा है, हम लॉजिक ऑप्शनल रखे। सच में एक ऐसा विलन, प्रभु देवा एज द अल्टीमेट विलन, कार्लोस क्या नाम है उनका, कार्लोस पेड्रो पैंथर। ओके, वो ग्रूव करते रहते हैं और ग्रूव करते करते डांस करते, हल्का हल्का डांस करते करते ही वो लोगों का मर्डर कर रहे हैं। आई मीन ही इज़ लुकिंग वेरी फनी। मुझे उनको देख करके डर बिल्कुल भी नहीं लगा। यहाँ पर मनीष वाधवा भी है। मनीष वाधवा तो बेचारे आई थिंक टाइप कास्ट स्टीरियोटाइप कर दिया है उनको। ही हैज़ टू बी अ पाकिस्तानी, बैड पाकिस्तानी जनरल जो इंडिया का डिस्ट्रक्शन चाहते हैं, एंड ही इज़ बीन डूइंग द सेम थिंग इन गदर 2 एंड पठान में हमने उनको वही कर दिया यहाँ भी, बट ही इज डूइंग जस्टिस टू वट एवर ही इज डूइंग। उनको जो बोला गया इज डूइंग इट परफेक्टली फाइन। सो मनीष वाधवा, संजय मिश्रा, सौरभ सचदेवा, कीर्ति कुल्हाड़ी, आई मीन सब लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जॉनी लीवर, बट सबके एफर्ट्स आर जस्ट गोइंग डाउन द ड्रेन। कुछ भी नहीं हो पा रहा, एकदम प्रेडिक्टेबल स्टोरी है। बैडास रवि कुमार आएंगे और विलन को मारेंगे, और उनकी फैमिली में जो डेथ हुई थी उनकी फादर, उसकी कोई मिस्ट्री है जो भी पता ही चल रहा है कि किसने मारा है, तो वो उसका पर्दा भी फाश करेंगे। तो यहाँ पर कोई मिस्ट्री भी नहीं बन रही है कि कोई मर्डर मिस्ट्री हो गई है यहाँ पर। तो एवरीथिंग इज एक्चुअली प्रेडिक्टेबल भी, गलत वर्ड हो जाएगा बोलने के लिए कि प्रेडिक्टेबल है, पता ही है हमको ये ऐसे ही हुआ है करके, द ऑडियंसेस नो। बट आई थिंक अगर मैं इस मूवी को कंपेयर करूँ जो हिमेश रेशमिया की, इसको क्या बोला जा रहा है? इसको बोला जा रहा है कि ये द एक्सपोज यूनिवर्स का सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। ओके, तो द एक्सपोज को अगर हम थोड़ा सा देख लें तो द एक्सपोज मूवी एक्चुअली डायरेक्ट की थी अनंत महादेवन ने, लिखी वो भी हिमेश रेशमिया ने थी, ये भी हिमेश रेशमिया ने ही लिखी हुई है। और उस मूवी का बजट था लगभग 150 करोड़ और उसने 200 करोड़ रुपए कमा लिए थे। उस फिल्म में हिमेश को हमने देखा नॉट कंप्लीटली एज एन एक्शन हीरो, बट वी हैव सीन हिम एज अ रोमांटिक हीरो हु इज ट्राइंग टू decode द मर्डर मिस्ट्री ऑफ his लवर। तो वहाँ पर हमने एक हद तक तो उनको एक्सेप्ट किया था, ऑडियंसेस ने उनको एक्सेप्ट किया था, ठीक है।
बट फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन कीथ गोम्स का है। कीथ गोम्स कौन है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंस दूँ तो किक फिल्म जो आई थी सलमान खान की, उसकी स्क्रीन प्ले राइटिंग में ये उसका हिस्सा थे और उसके एसोसिएट डायरेक्टर भी थे, और उस फिल्म का म्यूज़िक भी हिमेश रेशमिया ने दिया था, तो वहाँ से शायद ये कहीं कोई कनेक्शन आया है। एंड कीथ गोम्स ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था शेमलेस, और ये 2018 या 19 में लगभग आई थी, और ऑस्कर्स के लिए शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ये इंडिया से एलिजिबल हुई थी। नॉट दैट मतलब गई थी और जीती थी, ऐसा कुछ नहीं, बट वो एलिजिबल हो गए थे इंडिया की शॉर्ट फिल्म्स कैटेगरी में टू गो टू ऑस्कर्स। तो ये उनका अभी तक का फिल्मोग्राफी है कीथ गोम्स की। उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, ठीक है किया है डायरेक्ट, बट मुझे ऐसे लगता है सिनेमाटोग्राफर बोलो या डायरेक्टर बोलो या जो कैमरा पर्सन है उसको बोलो, मुझे पूरी फिल्म में ऐसे लग रहा था कि फ्रेम में जो एक्चुअली एक्टर्स हैं उनको छोड़ करके ये फ्रेम के बाहर की चीज़ों के ऊपर ही ध्यान दे रहे थे। यानी कि अगर वो ओरिजिनल लोकेशन है तो वो लोकेशन को और खूबसूरत बताने में लगे हुए हैं, या तो फिर अगर वीएफएक्स इफेक्ट्स है तो उससे ऑडियंसेस को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं, क्योंकि फ्रेम के कैरेक्टर्स तो बिल्कुल अनरिलेटेबल है, कुछ रिलेशन ही नहीं लग रहा है उनके साथ। तो आई थिंक ये जो प्रोडक्शन टीम है और ये जो डायरेक्टर की टीम के जो लोग हैं और कैमरा टीम में सिनेमाटोग्राफर्स जो है, ये आई थिंक ये सब इसी में लगे हुए हैं कि दूसरी चीज़ों से हम ऑडियंसेस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें और शायद हमारा काम चल जाए। आई डोंट नो, ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है कि मैं ही अकेले ऐसा सोच रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग व्हाइल मेकिंग द मूवी और व्हाइल एडिटिंग द मूवी। सो आई एम रियली शॉक्ड कि इन्होंने 20 करोड़ लगाए और ऐसी फिल्म लेकर के आए ऑडियंसेस के सामने, और इन्होंने अभी तक इसके 12 करोड़ मुश्किल से रिकवर किए एंड द फिल्म इज़ आउट। उसका थिएट्रिकल रन ख़त्म हो चुका है। नेवरदलेस टू से कि जो लव्यापा आई थी उसके कंपैरिजन में ये इसका परफॉर्मेंस आई थिंक अगर कंपटीशन करे तो ये उस कंपटीशन में जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा हिमेश रेशमिया एक जगह कह रहे थे कि चेन सॉ वाला जो एक्शन सीन है वो और कहीं यूज़ नहीं हुआ है। तो मुझे तुरंत याद आया कि क्रिश्चियन बेल की एक मूवी आई थी, हॉलीवुड फिल्म है जिसका नाम था अमेरिकन साइको। उसमें एक मैंने चेन सॉ वाला एक्शन सीन देखा था। तो आई डोंट नो वहाँ से उन्होंने लिया होगा नहीं, बट ऐसा थोड़ी है कि किसी फिल्म में नहीं लिया जाता है और आपका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आप कहीं से लेकर के आए, हो सकता है आपने वहाँ से लिया हो। और यहाँ पर तो मुझे पता भी नहीं चल रहा था पहले इनके हाथ में चेन सॉ है करके, मुझे लगा आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। जब खून की पिचकारी लगी तब मैं सोच ली कि कैसे निकली है खून की पिचकारी, तब पता चला कि ओह ये चेन सॉ ये इनके हाथ में है करके। सो इट वाज लाइक टोटल डिजास्टर। इसके बाद और भी अगर मैं इसके ऊपर कुछ अपने थॉट्स, ये क्लेम किया जा रहा है कि ये 80s स्पेसिफिकली 80s, हाँ रेट्रो तो 60s को भी बोला जा सकता है, 70s को भी बोला जा सकता है, बट स्पेसिफिकली वो क्लेम कर रहे हैं कि 80s का रेट्रो स्टाइल उन्होंने रिक्रिएट करने की इसमें उन्होंने कोशिश करी हुई है। तो मैं बता दूं 80s की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्म थी कुर्बानी, स्टारिंग it was a film by Feroz Khan. He was the lead character of the he was the lead actor also in the movie, और उनका साथ दे रहे थे बहुत अच्छी तरह से विनोद खन्ना एंड देन देयर वाज जीनत अमान। ओके, आप कुर्बानी को उठा करके आप देख लीजिए 80s का रेट्रो स्टाइल से लेकर के 89 पे, अगर हम माने कि 80s का जो डेकेड है, जब दशक है वो 89 पे ख़त्म होता है, तो 89 की सबसे सक्सेसफुल मूवी थी मैंने प्यार किया सलमान खान की, और एक माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की आई थी परिंदा। तो वहाँ से कुर्बानी से लेकर के हम मैंने प्यार किया परिंदा तक का भी पीरियड वो देख ले तो कहीं भी मुझे ये किस तरह से रेट्रो स्टाइल है और ये किस तरह से हेयर स्टाइल, मतलब उन एक्टर्स के हेयर स्टाइल से भी मैच कर रहा है। आई डोंट नो, ये ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल के रणबीर कपूर या ये अपने पुष्पा से रिलेट कर पा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा उनसे। मतलब आप कॉपी करना बोल दो या कोई भाषा में लोग इंस्पिरेशन भी बोल देते हैं, वो ले लो, उससे बनाया गया है ऐसा लगता है। रिगार्डिंग प्रभुदेवा एज द अल्टीमेट विलन कार्लोस, गॉड आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट हिम। वो ग्रूव करते रहते हैं पूरे ही टाइम एंड मुझे ऐसा लगता है यार
थोड़ा नाच के दिखा लो, इससे अच्छा इज़ लुकिंग फनी, आई डोंट नो, बहुत फनी लग रहा है जब वो लोगों को मार रहे हैं, बिल्कुल भी थोड़ा सा डर नहीं लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं. सो प्रभुदेवा को भी आई कुडंट एक्सेप्ट हिम एज यू नो as a villain in this movie, and this movie turned out to be another disaster as we all know. बस मुझे ऐसे लगता है इस फिल्म के गाने अच्छे हैं, एंड आफतों के दौर में मुझे गाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लगा है. नॉट दैट ये हिमेश रेशमिया के अभी तक उन्होंने इससे अच्छा म्यूज़िक कभी कोई दिया नहीं है. आई मीन बहुत अच्छे बेहतरीन गाने हिमेश रेशमिया ने अभी तक ऑडियंसेस के सामने रखे हुए हैं, बट ऐसा नहीं कह सकते कि इस फिल्म का जो म्यूज़िक है वो ख़राब है. म्यूज़िक अच्छा है. आफतों के दौर में, एज आई टोल्ड यू साउंडेड मच बेटर टू मी कंपेयर टू द अदर सॉन्ग्स, बट इन माई ओपिनियन आई थिंक अभी तक हिमेश रेशमिया जितना एज एन एक्टर उन्होंने अपने आप को शोकेस किया है, पोर्ट्रे किया है ऑडियंसेस के सामने, I think we can accept him as a romantic hero rather than an action hero. अभी तक अगर वो इसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल करके और हमको गलत साबित कर दे आने वाले टाइम में, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. we will be more than happy to accept him if he convinces us to be one of the action heroes of the film industry. बट आई थिंक अगर इस फिल्म के एवज में वो शॉर्ट म्यूजिकल रोमांटिक एल्बम्स बनाते ना, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अनदर क्रेज फॉर हिमेश रेशमिया फैंस एंड फॉर ऑल द ऑडियंसेस अक्रॉस. सो दिस इज माई टेक, गाइज. व्हाट डू यू थिंक? लेट मी know, and if you like the narration, do like, share and subscribe. See you in the next video.